स्टूडेंट, आज हम जो से चैप्टर का आगाज करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर, द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ सिग्नल्स को रेस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन सिग्नल्स को प्रोसेस करती है, इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कि किस तरह से इनका बिहेवियर का वर्ड यहाँ पे प्लांट्स के लिए यूज करना ऐसा ऐसा लगेगा कि बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल इट इज नॉट ए डिफरेंट थिंग। द प्लांट्स आल्सो शोज दैट बिहेवियर एंड द बिहेवियर ऑफ प्लांट्स इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। प्लांट्स का बिहेवियर एक सुस्त अमल है और ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लिहाजा ये तो तमाम चीज़ें हैं कि प्लांट्स का बिहेवियर, एनिमल्स का बिहेवियर और किस तरह से ये एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली तब्दीलियों को रिस्पॉन्स करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेशंस कहलाती हैं और इन चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक पूरा इनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है। उसके तहत ये चीज़ें जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते हैं या मैनेज करते हैं। हमें इस बात का इल्म है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, इनके अंदर कुछ ना कुछ हद तक लाइफ होने की वजह से इनके अंदर कुछ खूबियाँ इक्वल होती हैं या कॉमन होती हैं। मसलन इस तरह के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों को रेस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये सिमिलैरिटी है। ये और ये जो स्टिमुलस है कि जिस स्टिमुलस को लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करते हैं, ये स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इसके अलावा ये सेलुलर लेवल पे, सब सेलुलर लेवल पे और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे ये हो सकता है जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्स करते हैं। लिहाजा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इन सिग्नल्स के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करते हैं। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो रेस्पॉन्स है एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस के अगेंस्ट, कि उनके जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियां या जिस्म से बाहर एनवायरनमेंट में जो होने वाली तब्दीलियां हैं उनके अगेंस्ट जितने भी रिस्पॉन्स हैं, तो ये सारी कोऑर्डिनेशन कहलाती है। इन कोऑर्डिनेशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी के फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, एक यूनिटी में लेके आते हैं। लिहाजा कोऑर्डिनेशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कि कोऑर्डिनेशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म ने अगर एक्सटर्नल सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे या इंटरनल सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ये तो फिर एक बेजान सी चीज़ होगी। अगर चीज़ जानदार है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी होगी। कोऑर्डिनेशन इवन के मैंने कहा है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि अमीबा, पैरामीशियम, तमाम के तमाम बैक्टीरिया सेल्स, और ये जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी सेंसिटिव होते हैं। मामूली सा जो चेंज हो, अगर इनके एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर का चेंज हो, लाइट का चेंज हो, लाइट इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो, या इनके एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट केमिकल्स की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो, जिसमें हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन, इवन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड नाइट्रेट्स, अमोनिया, ये तमाम वो सब्सटेंसेस हैं। अगर इनकी मिकदार इनके माहौल में इनकी ज़रूरियात से कम हो या ज़्यादा हो तो ये जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही एक्टिवली रिस्पॉन्स पैदा करते हैं ऐसी तब्दीलियों के खिलाफ। लिहाजा
देखने में तो यूनिसेलुलर है, हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत ही मामूली है, लेकिन ये मामूली नहीं होते। फितरत ने इनके अंदर भी पूरी एक मैकेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक बैटरी जनरेट की हुई है, जो कि इनके अंदर पूरी एक कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं इन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें तमाम इनवर्टिब्रेट्स और हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इन सेल्स के अंदर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि मुख्तलिफ सेल्स या मुख्तलिफ टिश्यूज मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मस्कुलर सेल्स हमें पता है वो मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स ये सिग्नल्स को प्रोसेस करने में, सिग्नल्स को रिसीव करने में, सिग्नल्स को फॉरवर्ड करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की केमिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। जिस तरह कि स्टमक है, स्टमक के अंदर कुछ सेल्स हार्मोन्स पैदा करते हैं, कुछ सेल्स HCl प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मसल्स इसमें ग्राइंडिंग मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा पूरी बॉडी के अंदर तमाम के तमाम जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही सेल तमाम किस्म के फंक्शन परफॉर्म करे। हर सेल को मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इसी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, इंसानों में अगर हम देखें कि इनके बॉडी के सेल्स भी मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब इनकी जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होता चला जाएगा, उनकी सेंसिटिविटी भी थोड़ी डिफरेंट होती चली जाएगी। जैसा कि ह्यूमन बींग्स में स्किन के ऊपर हमें पता है देयर आर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन स्किन, कि इंसान की स्किन के ऊपर ट्रिलियंस की खरबों की तादाद में छोटे छोटे जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी, आपको पता, आपको कभी ऐसे बैक्टीरिया का एहसास नहीं होगा जो जिस्म की सरफेस के ऊपर होते हैं। बॉडी में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि जो कि बॉडी की सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सके। हाँ, अगर ये बैक्टीरिया जिस्म के अंदर पाए जाए, अगर कोई बैक्टीरिया जिस्म के अंदर चला जाए, ब्लड में चला जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए, या टिश्यूज में चला जाए, या किसी और कैविटी में चला जाए, तो आपको पता है कि वहाँ पे फौरी इन्फेक्शन हो जाता है। बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं वो फौरी उसके अगेंस्ट केमिकल्स पैदा करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ वो रेस्पॉन्स पैदा करते हैं। तो लिहाजा इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ये सलाहियत है कि वो बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन बॉडी की सरफेस के ऊपर ऐसी एबिलिटीज नहीं है कि जो बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सके। इसी तरह इंसानी आंख की अगर हम बात करें, तो इंसानी आंख ये हर किस्म के लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट नहीं करती। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये उसके जस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम को ही विजुलाइज करती है, जबकि कुछ इंफ्रारेड या कुछ दूसरी रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, ये ह्यूमन आंख जो है, इंसानी आंख, उसको ये रिस्पॉन्स नहीं करती। लिहाजा इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये फंडामेंटली डिफरेंट होगा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और इवन के ह्यूमन बींग्स के अंदर, लार्जर एनिमल्स के अंदर। इनकी जो मैकेनिज्म्स हैं, इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, वो डिफरेंट होंगी। लिहाजा हम इनको डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, डिफरेंट इनके पैरामीटर्स होने की वजह से, हम इनको डिफरेंट ही अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी पिछले चैप्टर में भी हमने प्लांट्स के अंदर प्लांट हार्मोन डिस्कस किए थे, तो वहाँ भी आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि प्लांट्स हार्मोन्स, प्लांट्स किस तरह से जो है अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट किस्म के रेस्पॉन्सेस पैदा करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो ज़्यादातर प्लांट हार्मोन्स की वजह से होती हैं।
कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लांट हार्मोन्स। प्लांट्स जैसा कि एज कम्पेयर टू एनिमल्स, पौधों की निस्बत ये थोड़े ज़रा पैसिव होते हैं। पैसिव मतलब इनके अंदर रिस्पॉन्स ज़रा स्लो होता है, ये फौरी से भाग दौड़ नहीं कर सकते। पैसिव होने के साथ साथ इनके जो मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ही डायनामिक हैं, बड़े ही मुतहर्रिक किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। ये ग्रो करते हैं प्लांट्स, अपने आप के इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। लिहाजा प्लांट्स का जो बिहेवियर है ये बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ होता है एनिमल से। दैट इज अ वेरी फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल। और इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो प्लांट्स सेसाइल है और दूसरी वजह प्लांट्स मोटाइल है। प्लांट्स अपने लाइफस्टाइल में सेसाइल मतलब ये फिक्स है, अपनी किसी एक खास जगह पे ये रुके हुए हैं, ये ठहरे हुए हैं, ये कहीं भी आते जाते नहीं है। और ये मोटाइल है, इनके कुछ पार्ट्स सिर्फ मोटाइल हैं, जैसा कि कुछ इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स मोटाइल हैं, कुछ इनके पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह इनके सेल्स मूव करते हैं। लिहाजा प्लांट्स का ये जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे, जिसमें कुछ है इनकी ग्रोथ रेट्स या इनके प्लांट सेल्स के अंदर जो टर्जिडिटी चेंज होती है। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है, लार्ज सेंटर वैक्यूल, तो उसकी जो टर्जिडिटी चेंज होती है, इसकी वजह से प्लांट्स अपनी मूवमेंट्स को चेंज करते हैं। गुज़श्ता चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने जैसे देखा था कि प्लांट्स अपने जो है डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं, पैराटोनिक, एपिटोनिक मूवमेंट्स थी। लिहाजा और उसके अलावा प्लांट्स की मूवमेंट्स की कुछ स्पीड्स भी डिफरेंट होती हैं। जबकि इसके बरक्स अगर एनिमल्स की बात करें, हमें पता है एनिमल्स में मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्स करते हैं, मसल्स बड़ी तेजी से इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होती। लिहाजा प्लांट्स के अंदर ये जो हार्मोनल कंट्रोल है ये ज़रा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर पहले हार्मोन ने तैयार होना, सिंथेसाइज होने के बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होता है अपने टारगेट सेल्स के ऊपर। जबकि एनिमल्स के अंदर ब्लड की मदद से हार्मोन विद इन फ्यू नैनो सेकेंड सिंथेसाइज टारगेट से वो तैयार होने वाली जगह से जहाँ पे उसके टारगेट सेल्स है वहां पे वो विद इन सेकेंड पहुंच जाता है। और प्लांट्स में काफी दिन लग सकते हैं उसको तैयार होने के बाद अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचने में, इवन के महीने लग सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से प्लांट्स के जो रेस्पॉन्स है वो काफी पैसिव है, स्लो है, सुस्त है वो। लिहाजा इसी प्लांट के जो मैकेनिज्म है इसको लेकिन फिर भी हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी स्टडी किया जाता है और इनका रोल होता है प्लांट्स की लाइफ के अंदर। जैसा कि इनका क्या रोल है, आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है इनके अंदर फ्लावरिंग होती है, प्लांट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन है, प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स का बनना है, फ्रूट्स का पकना है। ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं ये अंडर द हार्मोनल कंट्रोल होते हैं प्लांट्स के अंदर। लिहाजा सिग्नल्स क्योंकि डिफरेंट किस्म के हैं, तो प्लांट्स के जो रेस्पॉन्सेज हैं इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वेज। एक अपनी ग्रोथ को ये कंट्रोल करते हैं और डेवलपमेंट को एक किसी खास तरीके से, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा ये अपनी बॉडी के फंक्शंस को हार्मोन से कंट्रोल करते हैं। प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो दो तरह से पैदा होते हैं। एक इनका रिस्पॉन्स है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, दूसरा इनके अंदर जो मैकेनिज्म है वो अपने प्लांट्स अपने सेल्स के अंदर हार्मोनल कंट्रोल से या ग्रोथ हार्मोन से अपने मुख्तलिफ मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। एक तो है प्लांट्स की मूवमेंट्स, ये पिछले चैप्टर में आपने इसको काफी डिटेल से डिस्कस किया था। आप लोगों ने वहां पे देखा था कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, कि प्लांट्स के कुछ ऑर्गन्स रिस्पॉन्स करते हैं
इंटरनल स्टिमुलस को या एक्सटर्नल स्टिमुलस को, और हमने उसी बेस पे प्लांट्स की मूवमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक थी ऑटोनोमिक मूवमेंट्स और दूसरी थी पैराटोनिक मूवमेंट्स। इसके अलावा प्लांट्स में और भी बड़े रिस्पॉन्स होते हैं। प्लांट्स अपने एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्स करते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का मतलब है कि एनवायरमेंट के अंदर किसी खास सिग्नल का, किसी खास न्यूट्रिएंट का कम हो जाना, या किसी खास न्यूट्रिएंट का या किसी खास फैक्टर का ज्यादा हो जाना, जैसा कि पानी, रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स जो कि इनके एनवायरनमेंट में प्लांट्स की एक मुनासिब डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए मौजूद होते हैं। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी प्लांट्स के एनवायरनमेंट के अंदर सप्लाई कम हो जाए या उसकी मिकदार कम हो जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक सकती है। इसी वजह से तो आपको पता है कि प्लांट्स को कुछ को फिर इजाफी तौर पे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स का इजाफा करने के लिए जमीन के अंदर खादें डाली जाती हैं। लिहाजा अगर रोशनी की अगर हम बात करें कि अगर प्लांट्स को रोशनी के बगैर ग्रो किया जाए तो प्लांट्स कुछ येलो कलर के हो जाते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इशोलेटेड प्लांट्स। ये कि प्लांट्स का येलोविश हो जाना। इफ द प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सनलाइट, तो इनके अंदर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाए इनको इशोलेटेड प्लांट्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से कि व्हाट आर द इशोलेटेड प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स जो है वो येलोविश हो जाते हैं, कुछ ह्यू कलर्स उनमें बन जाता है, उनमें भी सफिशिएंट क्लोरोफिल नहीं होता। इन ये वजह कुछ में ये न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, उनकी मट्टी में कुछ खास मिनरल्स या मदनियात की कमी की वजह से उनके अंदर जो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोरोसिस। इशुलेटेड और क्लोरोसिस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इशुलेटेड एंड क्लोरोसिस प्लांट्स? Isolated is due to the deficiency of sunlight, deficiency of light, and whereas chlorosis is the deficiency of some minerals in the soil. ज़्यादा इन दोनों के काज का फर्क है। इवन के दोनों का कलर सेम हो सकता है, दोनों की इलामात सेम हो सकती हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो सबब है वो डिफरेंट है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अलावा प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट के मौजूद मुख्तलिफ पैथोजेंस को भी रिस्पॉन्स करते हैं। बीमारियां करने वाले जरासीम जो होते हैं, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या लाइकन। आपने बहुत सी बीमारियों को फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था। प्लांट्स की बीमारियां जैसा रट एंड स्मट डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, जो कि प्लांट्स के अंदर एबनॉर्मैलिटीज पैदा करती हैं। इसके अलावा प्लांट्स में और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसा कि कैलिसिस। अगर प्लांट्स में कहीं वाउंड है, उस वाउंड वाली जगह से डिफ्रेंशिएशन पूरी नहीं होती, अभी सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते, तो उस कैलिसिस के थ्रू प्लांट्स में वायरस, बैक्टीरिया या फंगल सेल्स एंटर हो सकते हैं और प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स या प्लांट्स में कैंसर्स का बायस बन सकते हैं। प्लांट ट्यूमर्स एंड इवन प्लांट कैंसर्स में अराइज एंड स्प्रेड थ्रू द प्लांट्स, और ये पूरे प्लांट के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं और प्लांट्स की प्रोडक्शन को मुतासिर करते हैं। प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करेंगे, प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स नहीं बनेंगे, प्लांट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, प्लांट्स कोई जो है वक्त से पहले डेथ वाक़या हो सकती है। जैसा कि ये एक कैलस है जिसमें ये कैंसर बना की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे किसी पैथोजेंस का अटैक हुआ और ये जो है ये प्लांट ट्यूमर में तब्दील हो चुका है। इसको हम गाल्स भी कहेंगे, गाल्स। ये प्लांट्स के ऊपर ऐसी ग्रोथ होती हैं जो कि किसी खास पैरासाइट्स की वजह से होती है, या इसको हम ट्यूमर कहेंगे, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं होते,
बॉडी के इसके प्लांट्स के देखिए अदर साइडों पे सेल्स वाज़ेह तौर पे डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे एपिडर्मस है, ब्रांचेस बनी हुई हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना लीव्स हैं, ना फ्लावर्स हैं, यहाँ पे ना रूट्स हैं, ना यहाँ पे कोई ब्रांच है, ना कोई स्टेम है। लिहाजा ये दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और ये ट्यूमर्स कहलाएंगे, ये कैंसर्स के सेल्स कहलाएंगे प्लांट्स के अंदर। अच्छा, प्लांट्स के अंदर एक और रेस्पॉन्स होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्केडियन रिदम्स। बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्केडियन रिदम्स। प्लांट्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि साइक्लिक इवेंट्स होती हैं। साइक्लिक इवेंट्स मतलब जो बार बार आती हैं, जो रोटेट होती हैं। प्लांट्स के बिहेवियर ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लांट्स के ऐसे बिहेवियर्स को हम कहेंगे बायो रिदम्स या बायोलॉजिकल रिदम्स। ये बायो रिदम्स शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। बायो रिदम्स को हम क्लासीफाई करेंगे दो टाइप्स में। एक टाइप वो है जो कि रिपीट होती है आफ्टर 24 आवर, जैसे कि स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना, कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स का राइज होना और शाम के वक्त फॉल करना, लीव्स का ऊपर उठना बैठ जाना, फ्लावर्स की मूवमेंट्स, यानी कि वो एक्टिविटी जो कि 24 आवर्स में रिपीट हो। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम कहेंगे सर्केडियन रिदम्स, जिसका मतलब है वन डे, या इनको डायर्नल रिदम्स भी कहते हैं। सर्केडियन या डायर्नल रिदम्स जो कि एक दिन में या 24 आवर्स एक्टिव 24 आवर्स के ड्यूरेशन में जो रिपीट हो, बार बार आए हर 24 घंटे बाद। और एक वो एक्टिविटीज है जो कि साल बाद हो, 365 डेज, इसको हम कहेंगे सर्केनियल एक्टिविटीज या सर्केनियल बायोलॉजिकल रिदम्स। जैसा कि कुछ पौधों में जो फ्लावरिंग है वो साल बाद होती है, आम है वो पूरे साल बाद ही लगते हैं। ये नहीं है कि हर महीने नए आम लगे, हर महीने नए ऑरेंज लगे। तो वो से बल्कि बेशुमार ज्यादातर पौधों में जो फ्लावरिंग है वो साल बाद होती है और साल बाद ही उनको फ्रूट्स लगते हैं। तो जैसे आम की आपको एग्जांपल दी, ऑरेंज की एग्जांपल दी, और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको साल बाद फल लगते हैं। तो ऐसी उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस है जो साल बाद आए तो उनको हम कहेंगे सर्कैनुअल रिदम्स, जो पूरे साल बाद रिपीट्स होती हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये क्यों होती हैं? इसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि ये चेंजेस इंटरनल फैक्टर के साथ साथ ऐसे प्लांट्स के एक्सटर्नल फैक्टर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि डेज टाइड्स, रोशनी का कम ज़्यादा होना, मौसमों का चेंज होना, सीजन्स, उसके अलावा टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी का कम ज़्यादा होना। लिहाजा प्लांट्स अपने इन तमाम एक्टिविटीज़ को एक इंटरनल रिदमिक क्लॉक या इंटरनल रिदमिक मैकेनिज्म की मदद से मेंटेन करते हैं कि इंटरनल सेल्स के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं जो डिटेक्ट करती हैं एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, यानी कि वो गर्मी या सर्दी को डिटेक्ट करते हैं। बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट सेल्स के अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जो कि इस चीज की प्रिडिक्शन करते हैं अब कौन सा मौसम आया है। लिहाजा यहाँ पे अगर हम कहें बायोलॉजिकल रिदम जो है ये कैसे पैदा होते हैं। बायोलॉजिकल रिदम इस पैदा होते हैं, इसकी एक वजह है या तो एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल चेंजेस होंगी जिसको हम कहेंगे एक्सोजेनस स्टिमुलाई, एक्सटर्नल चेंजेस होंगे एक्सोजेनस स्टिमुलाई कहलाएंगे, या फिर प्लांट्स के अंदर चेंजेस होंगे जिनको हम कहेंगे एंडोजीनियस रिदम्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को चेंज करती हैं और उसके अंदर एक सिंक्रोनिसिटी पैदा करती हैं, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन पैदा करती हैं।
ये खास तौर पे 24 आवर्स या 365 डेज के पीरियड के हवाले से होती है। या फिर प्लांट्स के अंदर ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ये जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होती हैं, यानी कि इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं और प्लांट्स के अंदर बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल चेंजेस पैदा होती हैं। दूसरे अल्फाज में ये जो रिदमिकल रेस्पॉन्स हैं प्लांट्स के अंदर, ये जेनेटिकली कंट्रोल होती हैं। जेनेटिकली कंट्रोल है, लेकिन एनवायरनमेंट इसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, मुतासिर करता है। लेकिन ये जो टाइमिंग है, या किस वक्त कौन सा रिस्पॉन्स पैदा होना है, ये एनवायरनमेंट का सीजन भी इसको मुतासिर करता है, गर्मियाँ या सर्दियाँ। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सर्दियों के पौधे अलहदा हैं और गर्मियों के फलदार और सब्जीदार गर्मियों और सर्दियों के पौधे पौधे अलहदा होते हैं। और ये जो प्लांट्स का जो इंटरनल जेनेटिकली कंट्रोल बिहेवियर है, ये बड़ा इननेट है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसने होकर रहना होता है। एक ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं एल्वन बर्निंग, उसने इसी एक्सपेरिमेंट को चेक किया एनिमल्स में, ड्रासोफिला फ्रूट फ्लाई ड्रासोफिला मेलानोजेस्टर के ऊपर। उसने 15 जनरेशन तक उसने जो 24 आवर बिहेवियर रिस्पॉन्स था इंसेक्ट में से, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और लेकिन ये फेल रही। ये 24 आवर रिदमिकल क्लॉक एक्टिविटीज़ थी जो ड्रासोफिला इंसेक्ट की, इसने 15 नस्लों तक भी अपनी इस एक्टिविटीज़ को बरकरार रखा, इसमें 1% भी इसके बिहेवियर में कमी ना आई। लिहाजा ये फिर फाइनली इस खातून साइंटिस्ट ने ये बात साबित की कि ये जो प्लांट्स या एनिमल्स की जो इननेट बिहेवियर एक्टिविटीज़ हैं, इनको किसी भी कंडीशन से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन्होंने, क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है और ये लिंक कर रही होती हैं अपने एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ, तो इन्होंने वाक़या होकर ही रहना होता है। तो लिहाजा ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, आपको ड्राई लगेगा, लेकिन अगर आप इसको जब रीडिंग करोगे तो आपको ये आसान लगेगा। इसको आपने ज़रा थोड़ा दिलचस्पी से रीडिंग करनी है। अभी चैप्टर का आगाज़ है, आने वाली लेसन जो है वो कदरे ज़रा आसान होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि वो ज़रा आप पहले भी ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ हो। लेकिन आज का जो लेक्चर था, इसमें ज़्यादातर नई चीज़ें थी जो आपने पिछली पिछली सॉरी जो आपने पिछली क्लासेस के अंदर जो आप लोगों ने डिस्कस नहीं की हुई। लिहाजा इसी में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक, डायरनल रिदम, सर्कैनुअल रिदम्स, और ये क्यों वाक़या होते हैं। उसके अलावा आपने इसमें प्लांट ट्यूमर्स, प्लांट कैलिसिस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एशियोरेटेड और क्लोरोसिस शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके अलावा जो पहली 3 स्लाइड्स हैं, ये इंट्रोडक्शन के हवाले से थी। पहली 3 स्लाइड्स इनको याद करने की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।